ओके सो नाउ लेट्स बिगिन विद वेवोपिक्स नेक्स्ट पार्ट इंटरफेरेंस। 40 मिनट में ट्राई करता हूँ, ख़त्म हो जाए तो बट डिफ़िकल्ट है। एनीवेज, फर्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमको एक बारी जो है स्टार्टिंग में इसने पूछा था 2014 में वेवलेंथ निकालो लाइट की। इट इज़ अ न्यूमेरिकल अगेन। नाउ एट 28 हमको सिंपल पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, then type of interference we have two types, division of current, division of amplitude, and also give their examples, है ना। next 29 discuss the condition of interference। yes, जो इसमें पूछा था वही पूछा है। describe young double slit experiment and expression for the fringe width। बीटा का निकालना है, क्या बीटा के लिए क्या निकाल रखा हुआ है यहाँ पे मैं। सबसे पहले डी टी सी देन पी एफ एस, ये पूरा करना पड़ेगा प्रोसेस। डिस्कस इट्स डिपेंडेंसी ऑन वेरियस पैरामीटर। अगर वेवलेंथ मेरे को दे दिया, डी वगैरह दे दिया, बीटा का दे दिया, तो मेरे को स्लिट सेपरेशन बताना है विच इज़ स्मॉल डी, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 30 व्हाट आर द रिक्विजिट कंडीशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, अगेन यहीं पे कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस में कंडीशन था। derive the expression of fringe width, it is exactly same as this, and the intensity at the point on the screen in the double slit experiment। इंटेंसिटी हम इंटरफेरेंस के निकाल लेते हैं, उससे अपने को सिंपल मिल जाएगा। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2 cos phi। ओके, if the phase shift or if we have given phi then we will use phi, if phi is not given then we will omit the phi, if I1 and I2 are given then we will use I1 I2, and if I1 I2 are same, which means the light is same, we are using same source of light, then I1 is equal to I2, I will be equals to I plus I net is equal to I plus I and I cos phi, okay, 2I cos phi। next 31 द इंटेंसिटी ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा, वही क्वेश्चन है। इंटेंसिटी दे दी मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर इतनी सारी, पाथ डिफरेंस दे दिया, इससे मैं फेज डिफरेंस फाई निकाल लूँगा। अगर मेरे पास फाई है तो मैं कोस फाई निकाल लूँगा। एंड डिटरमाइन दिस इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो फिर मैं आई पी भी निकाल लूँगा पॉइंट की। पिछला 2023 में पूछा था इंटेंसिटी क्या है, और इंटेंसिटी के ऊपर ही अगला क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है भैया, अब अगला टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग से पहला क्वेश्चन आया था कि हमको फ्रिंज बतानी थी कि इक्वल थिकनेस की कौन सी होती है और इक्वल इंक्लिनेशन की कौन सी होती है। ये वही है, डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड और डिवीजन बाय वेव फ्रंट। ठीक है, इन द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ़ वी हैव सोर्स जो दो वेवलेंथ निकालता है, ऐसा सोर्स जो दो वेवलेंथ निकाल रहा है, एक वेवलेंथ ये, एक दूसरी वेवलेंथ ये, इट इज़ फाउंड दैट एक जो फर्स्ट की वेवलेंथ है उसकी जो mth रिंग है और जो सेकेंड की वेवलेंथ है उसकी m+1 रिंग है, कौन साइड कर जाती हैं। कौन साइड का मतलब दोनों इक्वल रख दूंगा मैं। इक्वल रखने के बाद मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा, उससे मैं एक का डायमीटर, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो दूसरे का निकाल लूँगा मैं, इजी। व्हाट आर न्यूटन रिंग, हाउ दे आर फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। टू कर्व्ड सरफेसेस ये वाले सरफेस हो जाएंगे मेरे, ठीक है। 34 2022 में आया था। न्यूटन रिंग ऑब्जर्व बिटवीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ कर्वेचर दिस एंड प्लेन ग्लास प्लेट। द डायमीटर ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ का मेरे को दे दिया ये, तो मुझे डायमीटर निकालना है इसका और इसका। इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें सिर्फ डायमीटर का ही पूछा है और फ्रिंज का रिलेशन पूछा है, और कुछ नहीं निकालवाया इससे अभी तक। देन थिन फिल्म की बात करते हैं। थिन फिल्म में वही अब देखें यहाँ पे, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, देन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन ए थिन फिल्म। थिन फिल्म के लिए सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा के बाद अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली दे दिया इसने, रिफ्लेक्टेड की वजह से पूछा है, रिफ्लेक्टेड की वजह से पूछा है, उसका भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट मेरे को 36 है। एक थिन फिल्म दे दी है मेरे को, टी दे दिया है, उसका एंगल भी दे दिया मेरे को, यानी कि या तो ये वाला केस बन रहा है या फिर कुछ और केस बन रहा होगा, या फिर ये ऐसे बन रहा होगा कि इसका ये थीटा हो सकता है 30 हो, है ना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कैन बी व्यूड। लैम्डा निकालना है मेरे को बस, और कुछ नहीं करना। कंसिडर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन पैरेलल फिल्म, ओके, प्लेन पैरेलल फिल्म, थिकनेस इज h। अगर यहाँ पे थिकनेस दे रखी है, यानी कि ये ये वाली वेज शेप नहीं है, ये कॉन्स्टेंट विड्थ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने को थिकनेस h दे दी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 दे दिया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फिल्म। टोटल रिफ्लेक्टिविटी, तो ये रिफ्लेक्शन वाले केस की बात कर रहा है मेरे को, जो लेना पड़ेगा, एंड इसको अपन फेब्री-पिरोट वाले मेथड से करेंगे। नेक्स्ट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो फ्रिंज अगर क्रॉस कर गई
अगर मैंने मिरर को इतना हिलाया तो बताओ लैम्डा कितना है। लैम्डा के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब है ना। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, म्यू निकलवाना है, यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला आ गया। इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट अ ट्यूब जिसकी लेंथ मैंने 25 ले ली, कंटेनिंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस। ओके, बिटवीन द अपर मिरर एंड द बीम स्प्लिटर। ये मेरा बीम स्प्लिटर है और ये अपर मिरर है, इनके बीच में एक मैंने म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दी बेसिकली 25 मीटर की। एंड 150 फ्रिंजेस व्हेन द वेवलेंथ वाज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। फॉर्मूला पुटिंग है डायरेक्टली, पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर करना, फिर फॉर्मूला पुटिंग करनी है। नेक्स्ट इज फैबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर। फैबरी पैरोट में अंदर हम मल्टी बीम इंटरफेरेंस करेंगे, वहाँ पे एडवांटेज बता देंगे मल्टी बीम के 2 बीम के ऊपर, एंड एक्सप्लेन द फ्रिंजेस जो बनाएगा फैबरी पैरोट। हार्डिंग के फ्रिंजेस आएंगे वहाँ पे भी, और जो पहले किया था हमने जो रिफ्लेक्टिविटी निकालनी थी थिन फिल्म से, रिफ्लेक्टिविटी ऑन द साइड, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिविटी टोटल ट्रांसमिटिविटी दोनों इसमें निकलते हैं अपन इंटेंसिटी निकाल के। तो अब इसका थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इंटरफेरेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम कोहेरेंट वेव्स लेंगे। अगर कोहेरेंट नहीं होंगे, अगर ये इनकोहेरेंट होंगी, तो इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे हम, जो कि हमेशा ब्राइट देंगे, वो कभी भी पैटर्न नहीं बनाएंगी। तो अगर हम कोहेरेंट वेव्स लेंगे जिसका फेज सेम होगा, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। ओके, नाउ सेम फ्रीक्वेंसी तो हमको मिल गया, ओमेगा ओमेगा सेम रख लिया मैंने। कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस यानी कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट, सो इट विल बी 5। नाउ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लेता हूँ, अगर एम्पलीट्यूड सेम ले लूँगा तो ये बेचारा साइनसॉइडल में चला जाएगा, बट ठीक है एम्पलीट्यूड अलग ले ली मैंने। एम्पलीट्यूड अलग लिए, इनको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड किया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इकट्ठा कर लिया, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इकट्ठा कर लिया। नेट मैंने इसको लिख दिया a1 प्लस a2 कोस डेल्टा कोस फाई एंड a2। नाउ वी हैव a2 साइन फाई, a2 साइन फाई इसको मैंने a साइन डेल्टा बोला, और कोस वाले को मैंने कोस डेल्टा बोला। ठीक है, यहाँ से मेरा पहला फॉर्मूला आया जो कि काम आएगा मेरा एम्पलीट्यूड इसका डेल्टा निकालने में, रिजल्टेंट का फेज डिफरेंस निकालने में, विच इज़ a2 साइन फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 कोस फाई। एंड जो नेट इन दोनों का सम एंड स्क्वायर एंड ऐड करके आएगा वो आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। करेक्ट। नाउ अब इसके अंदर इंटरफेरेंस दो तरह से होता है, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग और एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। वेव फ्रंट का एग्जांपल है मेरा YDSC, एम्पलीट्यूड का एग्जांपल है मेरा थिन फिल्म। ठीक है, ये हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और यहाँ पे मेरे को रिंग्स मिलती हैं, हेडिंगर रिंग, सर्कुलर फ्रिंज विड्थ मिलता है। ये मेरा इक्वल इंक्लिनेशन पे आता है, ये मेरा इक्वल विड्थ के जो काम करता है उसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाल लिया था हमने, a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब मेरे को इंटेंसिटी लिखनी है, इंडिविजुअल कंपोनेंट मान के इंटेंसिटी लिख सकता हूँ मैं, i1 प्लस i2 प्लस 2i1 रूट i2 रूट कोस डेल्टा फाई। करेक्ट, दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म। नाउ if I have incoherent waves, then I will become I average out, I will average out this, and जब मैं एवरेज आउट करूँगा तो कोस फाई 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी। तो मैंने जो बोला था इनकोहेरेंट के टाइम पे अपन इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो i1 प्लस i2 आएगा ही आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वेव्स हैं और तो इनकोहेरेंट होंगी यहाँ पे, बट करने की जरूरत नहीं क्योंकि PYQ में नहीं आ रखा इतना डिटेल में। अगर इंटेंसिटी एनालिसिस करते हैं तो मेरा I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i2 कोस फाई होता है। अब ये फाई डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, डिपेंडिंग ऑन द फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इन फर्स्ट एंड सेकंड वेव जो कि आपस में इंटरफेयर करी है। आई मैक्स इज रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, आई मिनिमम इज रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंज इज नथिंग बट v इज इक्वल टू आई डेल्टा आई बाय सम आई विच इज़ आई मैक्स माइनस आई माई। तो इसका आएगा 2 रूट i1 रूट i2, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज i1 प्लस i2 विजिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सेम सोर्स ले लूँ मेरा, तो यानी कि मेरी इंटेंसिटी अगर दोनों में सेम ले लूँ मैं, सेम आइडेंटिकल सोर्स से आई नोट ले लूँ, तो मेरे को आई इज इक्वल टू 4i नोट कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 मिल जाएगा। और इस केस में क्या होगा, आई मैक्स 4i आएगा, आई मिनिमम 0, आई मिनिमम अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 0, आई मैक्स ये 1 हो जाएगा, तो मेरे को वी क्या मिल जाएगा 1। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं बात करता हूँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मेरा आई मैक्स होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए आई मैक्स पे जाना पड़ेगा, तो कोस डेल्टा 5 1 होना पड़ेगा। 1 कब होता है डेल्टा, जब 2n पाई का फैक्टर होता है। अब फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या फ़र्क, क्या रिलेशन है, जो मैंने फेज डिफरेंस निकाला इज इक्वल टू 2 पाई बाई के डेल्टा एक्स होता है ये। ठीक है,
डेल्टा फाई इज़ नथिंग बट के डेल्टा एक्स, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने एन लेमडा पुट कर दी, मिल गई, मतलब पुट क्या कर दी, डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करी 2 एन पाई, यहाँ से 2 पाई गयो, एंड डेल्टा एक्स विल बी एन लेमडा। बेसिकली करना क्या होता है, मेरे को कोई भी फॉर्मूला डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स में चेंज करना है, तो मेरे को 2 पाई को रिप्लेस कर देना है लेमडा से। जहाँ पे भी मेरे को 2 पाई मिलेगा उसको मेरे को लेमडा से रिप्लेस कर देना है, और कहीं पे पाई मिलेगा तो उसको लेमडा बाय 2 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, डायरेक्टली डेल्टा एक्स मिल जाएगा। नाउ आई मैक्स इज अंडर द रूट i1 प्लस रूट i2 इसका स्क्वायर। आई मैक्स अगर मैं उसमें जाऊँगा सेम कर दूंगा दोनों, तो 4i0 मिल जाएगा मेरे को, जो पहले मिला था। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब मेरा डेल्टा फाई -1 देगा। -1 कब देता है, 2n + 1 पाई के ऊपर। यहाँ पे पाई है, पाई को क्या कर दूंगा मैं, लेमडा बाई 2, पाई को लेमडा बाई 2 कर दिया, खत्म काम। तो आई मिनिमम कितना होता है, अंडर द रूट i1 माइनस में अंडर द रूट i2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वो लिखते हैं ना अपन i1 + i2 माइनस के 2i1 रूट में रूट i2, तो ये उसी का सेकेंड फॉर्म है। तो इस केस में अगर सिमिलर हो गया, सेम हो गया, i1 i2 इक्वल हो गए, तो ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन है इंटरफेरेंस की ना, ऊपर बताने दी कि जो पाथ डिफरेंस आता है ना मेरा, वो कोहेरेंट लेंथ से कम होना चाहिए। पाथ डिफरेंस मस्ट बी लेस देन कोहेरेंट लेंथ। दूसरा, दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज होने चाहिए। तीसरा, कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट में हमको सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए और उसका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आ गई मेरे पास में, पी, फ्रीक्वेंसी, फेज। तो ये 4 ही कर लेना, 1 2 3 4 पी। एक पी से प्लेन पोलराइज, एक से पाथ डिफरेंस, या फिर ज़्यादा हो जाएगा है ना, पोलराइजेशन, फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंस लेंथ एंड डिफरेंस। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, PFCD। नाउ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मेरे को सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक वेव फ्रंट है, उससे मैंने वेव फ्रंट इंट्रोड्यूस करे, 2 स्लिट रखी, उससे मैंने वेव फ्रंट्स को 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। स्क्रीन पे मेरे को पैटर्न मिल गया, एक ब्राइट, एक सेंट्रल में मैक्सिमा है, तो फिर वहाँ मेरे को ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये मिलता रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कम मिलता है जब डेल्टा एक्स 0 होता है। डेल्टा एक्स 0 हो गया, यानी कि डेल्टा फाई भी 0 हो गया मेरा इस केस में। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा का केस है, इंटरफेरेंस पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आके अब हम YDSC की बात करते हैं। तो YDSC में सबसे पहले पाथ डिफरेंस लिखना है मेरे को। ठीक है, D लिखना है, बेसिकली D यानी कि ये वाला डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यानी कि D से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D sin थीटा। D sin थीटा कैसे आता है यार, ये एक वेव गई, ये दूसरी वेव गई, ये मेरा परपेंडिकुलर मार दिया, तो ये जो लेंथ है ये दोनों, ये तो इक्वल हो गया, तो एक्स्ट्रा क्या आया ये, तो मेरा पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, दिस माइनस में दिस, या दिस माइनस में दिस, तो मेरे को पार्ट डिफरेंस मिल गया S2P माइनस S1P। इसको अपन सीधा सीधा D sin थीटा लिख देते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D sin थीटा, P के बाद हम T पे चलते हैं, यानी कि T में थीटा को चेंज कर दो tan थीटा में, तो sin थीटा को मैंने tan थीटा कर दिया। tan थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, छोटा y बाय कैपिटल D। ठीक है, T हो गया था। उसके बाद C में यहाँ पे क्या आता है कि मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा। कंडीशन कौन सी होगी, मैक्सिमा की, मिनिमा की। जब मैं मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बताऊँगा तो वहाँ से मेरे को P मिल जाएगा। P इज़ नथिंग बट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इज n d lambda by d, एंड फॉर मिनिमा द पोजीशन ऑफ y इज 2n + 1 lambda d by 2d। ठीक है, ये मेरे को P मिल गया। P के बाद F इज़ लाइक फ्रिंज विड्थ निकाल दूंगा मैं, B इज इक्वल टू D lambda by d, वहाँ से फ्रिंज विड्थ आ गया। उसके बाद फिर मैं शेप की बात भी करूँगा। ये म्यू वाली बात करनी तो कर दी, बट इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इसको मैंने सबमर्ज कर दिया तो वो हमेशा कम हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो ना अगर मैं शेप की बात आगे करते हैं, इसमें शेप पे आता हूँ। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC एक्सपेरिमेंट, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल E लिख दिया। तो यहाँ पे अब 2 टाइप के सेटअप थे। जो रियल सेटअप था वहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर स्लिट्स मिली थी, बट जो हमने बाद में किया वो हमने सर्कुलर सेटअप लिया, और वहाँ से मेरे को जो है नैरो स्लिट रखी मैंने रेक्टेंगुलर की जगह पे। ये तो रेक्टेंगुलर स्लिट थी, यहाँ पे मैंने नैरो स्लिट्स रखी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को मिले वो मिले पैराबोलिक, यहाँ पे मेरे को मिले स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ऑफ द जो हाइपरबोला था उसको मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, ये वाला, तो मुझे ये रेक्टेंगुलर मिला। बट यहाँ पे मुझे हाइपरबोलिक केस मिले जब मैंने इसको नैरो रखा। ठीक है, और जब जो डिराइव्ड सेटअप था उसमें मेरे को सर्कुलर मिलेगा, सर्कुलर स्लिट होगी बेसिकली वहाँ पे। तो ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वी विल टेक एज नैरो। नेक्स्ट पार्ट इज़ हम इसको शेप को डिफाइन करते हैं। तो अपन ने लिखा था जो डेल्टा था वो क्या था, S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखी S2P, ये मेरा S2 है और ये मेरा P है। ये वाली लेंथ क्या होगी, D का स्क्वायर प्लस में
वाई का प्लस में d/2 वाई डायरेक्शन और z भी रहेगा यहाँ पे, तो z का स्क्वायर का रूट, ठीक है। और यहाँ पे ये S1p की बात करेगा तो यहाँ पे y माइनस d/2 हो जाएगा, ये है ना d, ये है ये, तो d/2 यहाँ पे प्लस होगा, ऊपर वाले में माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसको इस एक टर्म को इस साइड ले आऊँगा, माइनस वाले टर्म को इस साइड ले आऊँगा, क्योंकि दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वहाँ पे फिजिबल रिजल्ट कभी भी नहीं आते अगर दोनों रूट के एक साइड हो तो एक रूट वाले को मैं इस साइड लेके आऊँगा और फिर उसका स्क्वायर कर दूँगा, दोनों साइड स्क्वायर करा के ताम झाम करके 2 बार स्क्वायर हो गए। जब सारा रूट वूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे को y² - माइनस z² = 1 की फॉर्म मिल जाएगी, जो कि बताएगा कि मेरा फ्रिंजेस जो होते हैं वो हाइपरबोलिक होते हैं हमेशा। और अगर यहाँ पे मेरा d² जो है बड़ा हो जाए z² से, यानी कि मेरा जो स्क्रीन हो बहुत दूर रखी हो, तो मेरे को y = a√1 + z²/b² मिलता है, जिसमें z को मैं नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, तो y = मेरे को प्लस माइनस कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, विच इज़ द स्ट्रेट लाइन। तो ये भी प्रूव है कि अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है दोनों के बीच में तो वहाँ पे मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब YDSC की डिफरेंट कंडीशन, सबसे पहले तो अगर मैं थिन शीट लगा देता हूँ, जैसे मैं थिन शीट इंट्रोड्यूस करता हूँ, अगर मैंने μt की शीट इंट्रोड्यूस कर दी या फिर मैंने मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहाँ पे होता क्या कि जो मेरा डेल्टा x होता है ना, वो एक एडिशनल μ-1 जो t है वो उसके इक्विवेलेंट आ जाता है, एक वहाँ पे मेरा जो ये होता है पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो d sin थीटा को मैंने μ-1 t के इक्विवेलेंट रख दिया, μ-1 t के इक्विवेलेंट रखने के बाद में मेरे को क्या मिला कि y की वैल्यू, जो y शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट होगा वहाँ से, मेरे को शिफ्ट जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा μ-1 t d/d, करेक्ट, ठीक है। अब ये तो था मेरा y शिफ्ट। अब मेरे को पूछा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास्ड बाय शिफ्टिंग, कितने जो फ्रिंजेस हैं वो पास हो जाएंगे शिफ्टिंग में। तो n इंटू बीटा किया, n की वैल्यू क्या आ गई, y शिफ्ट। लेट्स से कि दिस इज़ द विड्थ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे शिफ्ट हो चाहे ना हो, तो विड्थ अगर कॉन्स्टेंट है और ये जो था पहला था और ये ऊपर चला गया तीसरे में, तो जो ये डेल्टा y आया है ये मेरा किसके इक्वल है, 1 2 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू बीटा, तो y = n बीटा। ये क्वेश्चन लिखनी सीख ले, ठीक है। y n बीटा किया, बीटा की वैल्यू तो d/d ही रहेगी, क्योंकि उसमें चेंज हुआ नहीं, सिर्फ y में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना है, यहाँ पे लैम्डा कट गया, μ-1, म्यू इज़ अ नंबर, दिस इज़ थिकनेस, दिस इज़ लैम्डा, बोथ आर इन टर्म्स ऑफ मीटर या फिर डिस्टेंस यूनिट। सो यहाँ पे मेरे को प्योर नंबर मिलेगा μ-1 t/λ, μ-1 t/λ। नेक्स्ट विद पॉलीक्रोमेटिक लाइट में तो हमको ये पता है कि जो डिस्पर्जन होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ, ओके। तो नाउ जितना उसका बीटा है वो भी लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कलर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट फॉर ऑल द कलर एंड नेक्स्ट कलर टू इट विल बी रेड बिकॉज ऑफ द हायर लैम्डा। जिसका जितना ज़्यादा लैम्डा होगा वो उसका बीटा उतना ही d/d होता है ना, तो हाँ, तो उसका बीटा उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो सबसे पहले आ जाएगा वहाँ पे। अब ये इसके 3 छोटे भाई हैं जिसका कभी क्वेश्चन नहीं आया। एक होता है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म, ठीक है, एक होता है ललोइड मिरर और एक होता है फ्रेस्नेल डबल मिरर। जो फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म है उसके अंदर बीटा का फंक्शन है, यहाँ पे बीटा d/d सेम रहेगा, यहाँ पे d/d रहेगा। d का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ये जो है अगर ये लेता हूँ मैं और ये मेरा d है, इनके बीच में एंगल 2 थीटा, तो इसको मैं d = 2a थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। a इज़ द रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे को d लेना पड़ेगा तब लिख पाऊँगा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक मैं 2 थीटा a d के इक्वल, 2a थीटा = d एंड कैपिटल D इज़ नथिंग बट a + b। तो यहाँ पे तो इजी हो गया सारा काम। नाउ α1 इज़ ग्रेटर देन α2, दिस इज़ दिस, ये हमारे काम करनी होगी, पेपर में आया नहीं है। अच्छा, ऑप्टिक्स का आंसर में ये जरूर लिख के आई हो कि वेव वैल्यूज़ आर क्लोजर टू रियल लाइफ देन विच वी हैव गॉट इन द फाइनल आंसर। नाउ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में जब इंटरफेरेंस होता है थिन फिल्म में जब होता है, तो यहाँ पे हम डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड का डिवीज़न कैसे कि जो ये आएगा, तो जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिवाइड होने के बाद में ये आपस में इंटरफेयर करेंगे, उसमें तो वेव फ्रंट इंटरफेयर हो रहे थे, उसमें तो ये वाला इंटरफेरेंस था, ठीक है। यहाँ पे तो अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा कभी मीट करेंगे ही नहीं, जो रेज है वो कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे यहाँ पे प्लेन पैरेलल फिल्म्स के ऊपर, ठीक है। तो पैरेलल फिल्म्स में क्या होता है, ये मेरे पास एक फिल्म है, ये आया है, इसके 2 सेक्शन होंगे मेरे पास, एक होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एक होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो ये वाली निकलेंगी ये भी इंटरफेरेंस करेंगी और ये भी इंटरफेरेंस करेंगी। पहला केस ले रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में स्पेशल पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ना एक तो फेस चेंज कर लेती है λ/2 से, पाई से मतलब
जो दूसरी है वो फेज चेंज नहीं करती, वो पूरा ट्रांसफर करके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रे ली, दूसरी में कोई फेज चेंज नहीं है क्योंकि दूसरी पहले ट्रांसफर हो जाती है फिर वापस आती है, जबकि ये जो है ये एक फेज चेंज लेके आएगी λ/2 λ/2 का, ठीक है। नाउ तो अब इस केस में क्या होता है, और ये जो है मेन ये आगे चली गई, ये उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो म्यू इज इक्वल टू, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है मेरा जो टोटल वो होगा पार्ट डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, इसने जो ट्रैवल किया और इसने जो ट्रैवल किया माइनस कर देना उसको। तो इसने एक्स्ट्रा क्या ट्रैवल किया, इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया AC और BC, ठीक है। एक्स्ट्रा इसका एक्स्ट्रा ट्रैवल क्या है AD, बट क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज भी हुआ तो मेरे को प्लस में λ/2 रखना पड़ेगा। प्लस में फेज जो है वो ऐड होगा उसकी लेंथ में, तो जब मैं पाथ लेंथ निकालूंगा तो वो λ/2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो AC और BC तो सेम है, तो मेरे को AC निकालना है, अब क्या होता है, और AD और AC के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मेरे को इसका यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि AB का यूज़ करना पड़ेगा या AE का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं AC को AE की टर्म्स में निकाल लूँ तो मैं AE को AD की टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। तो उसी का यूज़ करा है सारा इसमें, अब रटने की जरूरत नहीं है कौन सा I कौन सा ये, ठीक है। बस ये लिखियो, ठीक, AC इज इक्वल टू BC करियो, AD इज इक्वल टू कुछ करने की जरूरत है क्या तेरे को, नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बस यहाँ पे लिखियो λ इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर माइनस का λ/2, बिकॉज ये माइनस में पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस माइनस λ/2 की वजह से हमारा सारा आगे का चक्कर खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या, सबसे पहले D पाथ डिफरेंस बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। T थीटा नहीं करा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे T थिकनेस वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। DT हो गया। अब इसके बाद C से कंडीशन बताऊंगा मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए m लैम्डा रखा मैंने, m की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, तो माइनस का लैम्डा था उधर जाके प्लस का होगा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2m+1 λ/2, 2m+1 λ/2 इज़ द कंडीशन फॉर वट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2m+1 λ/2 हमारा जो होता है वो डिफरेंस होता है, तो इसको मैं इसके इक्वल रखता हूँ तो मेरे को m+1 लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको तो ऐसे लिखा 2m+2 λ/2, ऊपर क्या था 2m+1 λ/2, याद रखने के लिए। अब ये तो था मेरा रिफ्लेक्शन का। जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ तो कोई फेज चेंज आता नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा मेरा वो ये होगा कि एक्स्ट्रा AB और BC ट्रैवल किया तो ये दोनों इक्वल हो गए, और AD मैंने माइनस करना है, AD माइनस कर ही रखा है, तो यहाँ पे डेल्टा जो आता है मेरा D जो आता है वो आता है, D लिख दिया, T इसके बाद T वाली टर्म आएगी 2 म्यू टी कोस R, ये भी आ गया यहाँ पे कोस R आया है, जो ये था ना ये R रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। और जो यहाँ पे कोस R था ये भी रिफ्रैक्शन वाला ही था, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया I इज इक्वल टू R, तो उसका भी कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो D लिख दिया, T लिख दिया, यहाँ पे कंडीशन आ गई। कंस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे n लैम्डा रहेगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 में λ/2 सेम रहेगा, ठीक है। अब DTC होगा। अब यहाँ पे एक कंपैरेटिव पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख दियो वहाँ पे कि इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये लिखना ही है, लिखना होगा तो क्या लिख दियो पक्का, ठीक है। इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन विल हैव मोर डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस, या फिर उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। कोहेरेंट लेंथ कोहेरेंट टाइम कुछ मतलब है नहीं इनको करने का। कोहेरेंट लेंथ याद रख लियो, बस यही इंपॉर्टेंट आएगा। कोहेरेंट लेंथ इज़ λ² / δ। अब उसमें क्या था, जो पाथ डिफरेंस है वो कम होना चाहिए कोहेरेंस लेंथ है, यानी कि जो डेल्टा x है वो कम होना चाहिए λ² / δ से, λ² / δ से, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस के लिए हमको पता था, जो डेल्टा आया था मेरा वो 2 म्यू टी कोस R माइनस का λ/2 लेस देन एल कोहेरेंट, तो λ/2 डेल्टा लैम्डा लिखा मैंने एल कोहेरेंट की जगह पे, तो T की वैल्यू मेरे को ये मिल गई। अगर मैं कोस R को 1 भी मान लूँ, क्योंकि मानना पड़ेगा जब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरे को T इज इक्वल टू λ² / 2 म्यू लैम्डा डेल्टा लैम्डा मिल गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हेडिंगर फ्रिंजेस, यानी कि मेरे फ्रिंजेस एट इक्वल इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है भैया, इसमें हेडिंगर फ्रिंजेस में मेरे को डेल्टा इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन वाला केस लेना है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का λ/2 था, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द फिल्म, यानी कि चेंज नहीं हो रही, और मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो डेल्टा लैम्डा 0। अगर मैं डेल्टा लैम्डा लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 म्यू टी डेल कोस R प्लस में 2 म्यू टी डेल्टा टी कट जाएगा, 2 म्यू टी डेल कोस R मिल गया, यानी कि फ्रिंजेस जो है डिपेंड कर रही है सिर्फ इंक्लिनेशन के ऊपर, और जो तुम्हारा थिकनेस है वो इक्वल है, ठीक है। तो जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन पाथ लेंथ था, वो सिर्फ
तेरे चेंज इन द इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन हेडिंग द रेंजेस। नाउ इंटरफेरेंस इन वेरिएबल थिकनेस फिल्म, यानी कि उसकी थिकनेस वेरी कर रही है। ये पी वाई क्यू नहीं है, गलती से लिख दिया, ये पी वाई क्यू नहीं है भैया, ये अपन से गलती हो गई थी। ये जो है वेरिएबल थिकनेस, इसकी थिकनेस जो है थीटा के साथ वेरी करती है। ये एक T1 थिकनेस है, ये एक T2 थिकनेस है, और यहाँ पे जो है बीटा फ्रिंजेस आती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसेक्टिव, क्योंकि ये बिकॉज इट इज़ वी आर डूइंग इट अगेन फॉर रिफ्लेक्शन केस, then we have to consider the minus lambda by 2. Here the t will be depend on this, it will be t1, it will be t2 according to the position itself. Okay, now I write the constructive condition, I write the destructive condition 2n plus 1 lambda by 2, 2n plus 2 lambda by 2. ओके, नाउ फ्रिंज विड्थ जब मैं लिखता हूँ तो फ्रिंज विड्थ के लिए मैं क्या करूँगा, कंसेक्यूटिव डार्क बैंड देखने पड़ेंगे। पहले वाला T1 पे, दूसरा T2 पे आएगा, तो 2 म्यू टी n बाई n प्लस 1 लेमडा 2 म्यू टी, दोनों को डिफरेंस किया, मेरे को बीटा क्या मिला, दोनों का डिफरेंस T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू, ठीक है। और अगर मैं बीटा देखूँ, बीटा दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ है बेसिकली। तो ये जो है बीटा, इसको यहाँ पे अगर इसमें छोटा ट्रायंगल में थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये जो है बीटा है और ये है मेरा T2 माइनस T1। तो tan थीटा की वैल्यू T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई बीटा थीटा, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 म्यू इंटू में tan थीटा को यहाँ फेंक दिया वापस, तो लेमडा बाई 2 म्यू थीटा आ गया इसका फाइनल आंसर। ये याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये तो भैया अपना नॉर्मल फॉर्मूला है जो अपन ट्रायंगल लॉ से निकाला है। अब आगे है न्यूटन रिंग, ठीक है, न्यूटन की अंगूठी, ठीक है। तो न्यूटन के अंदर क्या है, न्यूटन में अपन प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है, कन्वेक्स दिख ही रहा है ना, ये कन्वेक्स है, तो हमने ये ले लिया। यहाँ पे एक वेज शेप एयर फिल्म बन गई, ये वेज शेप एयर फिल्म बन गई जिसका म्यू 1 है। अजप्शन क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस हमने लिया है, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस आर इज इक्वल टू 0 हो गया उसकी वजह से, और दूसरा एयर फिल्म में तो म्यू इक्वल टू 1 हो गया। तो जो डेल्टा आना चाहिए था, हम यहाँ पे भी अगेन वी आर हेयर अगेन कंसीडरिंग द रिफ्लेक्शन। ओके, तो ना रिफ्लेक्शन के केस जब ले रहे हैं अपन, तो वहाँ पे डेल्टा क्या आ गया 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 से स्टार्ट करूँगा मैं। न्यूटन रिंग में 0th रिंग कोई नहीं होती, सिर्फ 1 2 3 होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यूटन रिंग के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग आती है, 0th रिंग कोई नहीं होती। तो m इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मेरे को 2m माइनस का 1 लेमडा बाई 2 और यहाँ पे 2m लेमडा बाई 2 यानी कि m लेमडा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में और ये कंस्ट्रक्टिव में। नाउ अब जब मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस तो डायरेक्टली निकाल ही सकता हूँ। कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, करेक्ट, and this is the r minus t if this is the width of t, if this is t width, correct, r minus t, and this is the small radius of the fringe, correct. now आगे इस रिलेशन को मैंने यूज़ किया, यहाँ से मैंने टी स्क्वायर को 0 पुट कर दिया, कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई √2 RT, जैसे हम रूट कनाल कराते हैं, √2 RT, ओके। और जो है अब जो ये है मेरा 2t है, उसकी वैल्यू m लेमडा है, तो लेमडा की टर्म्स में याद रखना अपने को, क्योंकि लेमडा के फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले नहीं है इतने, तो √r m लेमडा, ठीक है, √r m लेमडा, r m लेमडा, लेमडा mr, ये ठीक है, लेमडा mr, m लेमडा mr, r इज इक्वल टू रूट लेमडा m r इज हेयर कैपिटल R बिकॉज स्मॉल r तो निकाल रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस डिक्रीज हो जाएगी ना, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, एज आई विल मूव फार अवे। एप्लीकेशन सबसे पहले तो लेमडा निकालने के लिए, बिकॉज लेमडा क्या होता है मेरा dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर डिवाइड बाई 4pr। ये कैसे निकाला मैंने, अगर एक का रेडियस d है, ठीक है, तो उसका डायमीटर क्या हो गया 2r, करेक्ट, तो वहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ इसका, d इज इक्वल टू r/2 करके, उधर से आ जाएगा लेमडा। नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन ड्राइव करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं वहाँ पे 2 म्यू टी जहाँ पे 2 म्यू टी रख दूंगा, तो r विल बी जो छोटा r मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, लेमडा mr बाय म्यू। म्यू का ये फॉर्मूला भी है, डी की टर्म्स में भी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं इसको फ्लूइड में डाल दिया तो। न्यूटन रिंग इन ट्रांसमिशन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई न्यूटन रिंग ऐसा आ जाए जो कि ट्रांसमिशन से बन रहा है भाई अलग से,
तो कंस्ट्रक्टिव उसका एन लेमडा पे होगा और डिस्ट्रक्टिव उसका 2n+1 लेमडा पे होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे n=0 इस केस में पॉसिबल है, याद रख लियो, पता नहीं क्यों पॉसिबल है बट ठीक है। नाउ फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अगर मेरे पास ये वाला केस हो गया या ये वाला केस हो गया, अगर ये वाला केस होगा कि एक ऐसे, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं जो टी है वो थिकनेस जो है जुड़ जाएगा, टोटल टी विल बी T1 + T2 और यहाँ पे फाइनल सरफेस है तो R1 + 2R1 + R2/2R2 ये मेरा टोटल टी हो गया, तो 2T = दिस ये ऐसे बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में m लेमडा और m-1 लेमडा, कंस्ट्रक्टिव में ऊपर वाला केस सेम टू सेम। अगर लोअर सरफेस कनकेव है, दोनों ही भैया, एक कनकेव हो गया और एक कन्वेक्स हो गया तेरा, कनकेव ये वाला ना, हाँ, तो अगर ये मैंने कनकेव ले लिया, ये यहाँ पे दोनों कन्वेक्स थे, अगर ये कनकेव ले लिया मैंने, ये कनकेव है, उसके ऊपर ये रख दिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला मुद्दा है हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर किस पे काम करता है? इंटरफेरेंस के पैटर्न के ऊपर, विच इज़ बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ अगेन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि हम इसमें जो है दोनों रेज को मिलने नहीं देंगे। एक्सटेंडेड सोर्स इज प्रेफर्ड, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन वी विल गेट सर्कुलर फ्रिंजेस, वी विल गेट हार्डिंग फ्रिंजेस, वी हैव आइडेंटिफाइड इट, ओके। तो हमको क्या क्या लिखना है? प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखनी है, कैलकुलेशन करना है उसका पूरा, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है, फिर एडवांटेज और लिमिटेशन अगर पूछेंगे तो। प्रिंसिपल जो है बहुत ब्रॉडली से इंटरफेरेंस के ऊपर बेस है तो इंटरफेरेंस ही लिखना है बस, इंटरफेरेंस की क्या डेफिनेशन है वो। कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ हमको डायग्राम बनाना है, उसके अंदर और कुछ नहीं लिखना, लेबल डायग्राम बनेगा। वर्किंग के अंदर हम बताएंगे कि इसमें क्या होने वाला है, कहाँ से रे पड़ेगी, फिर क्या होगा, फिर कैसे कटेगी, फिर वापस आएगी, कैसे इंटरफेरेंस होगा, और फिर मैथ का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे, डंप कर देंगे बेसिकली। तो ये हो गया अपना माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या केस अपना यहाँ पे, अरे बढ़िया। तो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसमें मैंने यहाँ पे सेटअप देख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले लेज़र है, तो इस लेज़र को मैंने यहाँ पे टारगेट किया, फोकस बीम करने के लिए एक मिरर लगाया, फिर एक बीम स्प्लिटर बनाया जो कि पार्शली सिल्वर है। बीम स्प्लिटर क्या करेगा, जो बीम आती है इसको स्प्लिट कर देगा दो पार्ट में, ठीक है, जैसे अपन उसमें करते हैं ना पेरिलेप्स में, कि पेरिस्कोप सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ये इससे जाएगा, ये जो है कंपनसेटरी प्लेट लगाई है जो कि एडिशनली इसमें फेज़ ऐड करेगा। फेज़ ऐड ऐसे एडिशनली फेज़ ऐड क्यों करेगा? क्योंकि यार जो मेरा बीम, जो ये वाली बीम है, ये एडिशनल ट्रैवल करके जाएगी इसमें से, ये तो यहीं से चली जाएगी ये, जबकि यहाँ पे एक और पास करेगी, तो इसको भी एक और पास करने के लिए यहाँ पे कंपनसेटरी प्लेट लगाया ताकि दोनों का जो पार्ट डिफरेंस आए वो सेम सा आए, ठीक है। तो और ये जो है M2 जो कि फिक्स रहेगा मेरा वर्टिकल मिरर, इट इज़ अ फिक्स वर्टिकल मिरर फिक्स। जो मेरा M1 है ये मूवेबल है, इसको मैं इधर उधर घुमा सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर जो है इसका एक M2 डैश भी बनता है, इसका जो कोरस्पोंडिंग सेकेंडरी है वो M2 डैश बनेगा जो डिफरेंस लेके आएगा, ठीक है। फिर ये वेव आई, ये वेव बीम स्प्लिट इधर हो गई, इधर हो गई, ये गई, फेज डिफरेंस यहाँ पे कोई भी वर्चुअली नहीं आ रहा तो यहाँ से 0 आ गया, ये टकरा के ये भी 0 आ गया, दोनों मर्ज हो गए तो यहाँ से 1 आएगी और यहाँ से 2 आएगी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे अपना सेटअप। अब इसमें क्या होता है, जो टेलीस्कोप है, जो टेलीस्कोप लिया, इट मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। नाउ दिस इज़ माई स्पेस, सो D1 एंड D इट इज़ D2 इज़ M2 का यहाँ पे ये है, और D1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ M1, तो जो D आएगा वो आएगा D2 - D1, ओके। लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा जो है वो ले रहा हूँ मैं 2μD + λ/2 इफ़ म्यू इज़ देयर बिटवीन बोथ द मिरर्स एंड वी हैव ऑब्जर्विंग एट एंगल थीटा, so we have 2μD cos of theta is the observing angle theta, 2μD mu is the between the both the mirrors, okay। now plus λ/2, mu का value 1 put कर दी because we are taking it as air and taking theta as to be 0, so we have delta is equal to 2D plus λ/2। λ/2 क्यों आ रहा है? λ/2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से ये आई थी और जो है इधर से एक λ/2 इधर से आएगा, तो फाइनली λ/2 इसी वजह से आएगा पूरा। बस यहाँ पे याद रखिए यार, λ/2 प्लस आ रहा है और इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी, λ/2 यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसी की वजह से सब सारी गड़बड़ी होंगी यहाँ पे, क्योंकि λ/2 प्लस आ गया तो 2D + λ/2 आया है, तो जो D आएगा वो आएगा मेरा 2n+1 λ/2 की जगह पे λ/4, और यहाँ पे भी जो D आएगा वो आएगा n लैम्डा की बजाय n λ/2, एक्स्ट्रा λ/2 का फैक्टर ऐड हो रहा है हर जगह पे अब ना। एप्लीकेशन क्या है इसकी? टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज्यूमिंग D चेंजेस फ्रॉम D1 to D2, ठीक है। कैसे करेंगे? डार्क के लिए मेरे पास क्या था, 2D = n लैम्डा, और अगर मान ले 2D1 = n लैम्डा पे दे रहा है और जो D2 है वो n +
एन लेमडा पे देने वाला है अभी ये, ठीक है। फाइनली डी क्या था मेरा, वैसे D2 माइनस D1 था, बट यहाँ पे दो अलग अलग डी की बात कर रहे हैं। अगर मेरा D1 D2 हो गया तो स्टार्टिंग में तो D1 के ऊपर एन लेमडा मिल रहा था, बाद में जो D2 आया वहाँ पे मेरे को कैपिटल एन लेमडा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा D2 माइनस का D1 नेट D 2 डेल्टा D इज इक्वल टू डेल्टा एन लेमडा, विच इज डेल्टा एन इज नथिंग बट एन हेयर, ओके। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल्टा D बाई एन, ये अपन को पता लग गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूंगा थिन शीट का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मेरा M2 था, इनके बीच में जो M1 था और M2 इसके बीच में मैंने एक म्यू का सिस्टम डाल दिया। म्यू सिस्टम डालने से क्या होता है, मेरे पास 2D एन लेमडा था, लेकिन यहाँ पे 2 म्यू डी आ जाएगा और n प्लस एन हो गया। तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, तो 2 म्यू माइनस 1 डी इक्वल टू एन लेमडा, म्यू इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2D प्लस 1। लेमडा क्या था, 2 डेल्टा D बाई एन, म्यू क्या था, एन लेमडा बाई 2D प्लस 1, ठीक है। या म्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू नथिंग बट एन लेमडा बाई 2D। 2D म्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू एन लेमडा, इससे याद रख सकता हूँ। अगर मेरे को थिक शीट लेनी है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक थिक शीट डालती है जो म्यू है और टी है, वाह, तो 2D तो रहेगा ही रहेगा, इसकी वजह से जो एडिशनल आएगा वो आएगा 2 म्यू माइनस 1। 2 का फैक्टर लेना है यहाँ पे, क्योंकि एक बार शिफ्ट करके वापस भी आएगी यहीं से ना, तो 2 म्यू माइनस 1 एंड इट विल बी एडिड इन टू दिस। तो इसकी वजह से एन अगर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे टी निकाल सकता हूँ मैं, 2 म्यू माइनस 1 टी, या 2 लिख देते हैं, 2T म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एन लेमडा। ऊपर क्या था मेरे पास, 2D म्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पे सेम। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर, ये भी इसका एप्लीकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर। डी मीटर मतलब बिजली वाला नहीं, बीटर का मतलब डिस्टेंस वाला मीटर है यार, ठीक है। फाइंडिंग द स्पेक्ट्रल विल डेल्टा लेमडा, ये भी निकाल सकते हैं, लेमडा में लेमडा 2 शुड बी नियरली इक्वल। और इस केस में अगर मेरे को डेल्टा लेमडा निकालना है तो डेल्टा लेमडा इज लेमडा स्क्वायर बाई 2D विच इज़ द कंडीशन फॉर अपीयरेंस, एंड कंडीशन फॉर डिसअपीयरेंस इज डेल्टा लेमडा इज लेमडा स्क्वायर बाई 4D, दिस इज द कंडीशन फॉर डिसअपीयरेंस। PYQ आया नहीं है कभी, बट कोई बात नहीं, अगर आ जाएगा तो देख लेंगे। और जो स्पेक्ट्रल प्योरिटी होता है वो होता है डेल्टा लेमडा बाई लेमडा ओरिजिनल, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करता हूँ तो 2D मस्ट बी लेस देन द कोवेरेंस लेंथ विच इज लेमडा स्क्वायर बाई डेल्टा लेमडा, एंड अगर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो 2D बिकॉज माई डेल्टा एक्स इज हेयर 2D ओनली, सो 2D हमने बाकी सारी चीज़ें जीरो ले ली ना, प्लस में लेमडा बाई 2 उसको निगलेक्ट कर दिया, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए लेमडा स्क्वायर बाई डेल्टा लेमडा से, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम मल्टी बीम इंटरफेरेंस के ऊपर। ओके, तो मल्टी बीम के अंदर क्या आता है मेरे पास में, ये एक पूरा ग्लास ले लिया मैंने जिसके ऊपर एयर, नीचे एयर, और यहाँ से मैंने फर्स्ट ई करी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक तो AR हो गया, कुछ मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो AT आ गया, फिर ये दोबारा फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगी तो AT स्क्वायर हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ATR हो गया, और ये दोबारा से स्क्वायर बाहर ट्रांसमिट कर रही है तो AT स्क्वायर R हो गया, और कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ATR स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए, गलत मत कर दियो वहाँ पे। R क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, T है मेरा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अजम्पशन क्या होती है मेरी, हमेशा R प्लस T इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रांसमिशन ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्शन पार्ट होगा 100% बिकॉज इट इज अ ग्लास बट इज इट अ ट्रांसपेरेंट थिंग, ओके। सो नाउ लेट्स टेक कंसीडर R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R एंड T स्क्वायर इज इक्वल टू T, एंड जो इंसिडेंट हमने किया है E0 इज इक्वल टू AE⁻ आयोटा ओमेगा T, ठीक है, ये हमने इंसिडेंट किया। तो जो E1 आया मेरा बाहर आई है वो आई है AT स्क्वायर पहली टर्म, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टेड केस ले रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टेड इंटरफेरेंस देखेंगे सिर्फ अभी के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए रिफ्लेक्टेड देख लेंगे, रिफ्रैक्टेड के लिए रिफ्लेक्टेड देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो E1 रखा मैंने, E1 इज AT इंटू में बिकॉज AT स्क्वायर ना, AT स्क्वायर T स्क्वायर मैंने T कर दिया, E का वैल्यू आयोटा ओमेगा थी, ठीक है। T का स्क्वायर R का स्क्वायर, T का स्क्वायर R का स्क्वायर रखा, और ओमेगा T माइनस डेल्टा आ गया यहाँ पे, माइनस डेल्टा ले लिया मैंने, E2 कुछ यहाँ पे फ़र्क आएगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा ले लिया, ओके। तो ऐसे मैंने EN लिखा, कंपैरेटिवली सुपर इम्पोज कर दिया मैंने, सबको ऐड कर दिया। अब ये जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा ऊपर, तो जो A आया यहाँ पे मेरा नेट एम्पलीट्यूड जो आया वो आया AT 1/1 माइनस R e⁻ माइनस का आयटा डेल्टा, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा। लेट्स टेक I इज इक्वल टू KA का स्क्वायर, जहाँ पे A इज इन नथिंग बट A इंटू में A स्टार की वैल्यू प्लस में, इन दोनों को रैशनलाइज कर दिया मैंने, और बस फिर यहाँ पे इसको E की वैल्यू आयटा डेल्टा आया था, तो प्लस में E का वैल्यू माइनस का आयटा डेल्टा था, इसको मैंने R कोस थीटा या कोस थीटा लिख दिया, इसका वैल्यू 2 आ गया बाहर, क्योंकि जो प्लस का साइन होता है वो कोस के साथ आता है, जो माइनस का साइन होता है वो साइन के साथ आता है वहाँ पे, जब मैं इमेजिनरी नंबर्स की बात करता हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शंस में लेके जाता हूँ, तो इट विल बी नथिंग बट
ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर आई निकाल रहा हूँ ना मैं, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर 1 प्लस में आर का स्क्वायर, ये दो माइनस का आर प्लस का आर कट गया और माइनस का 2r कोस थीटा बचा यहाँ पे, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, इसको मैंने जानबूझ के करा, सॉरी कटा नहीं है, माइनस का 2r प्लस 2r मैंने ऐड किया यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस में 2r 1 माइनस कोस डेल्टा निकाला। इसके बाद यहाँ पे आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 लिखा। 1 बाई आर का होल स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, तो यह बन गया 4r बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। जो 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता है, इसका नाम लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस f, तो इसको मैं f से भी डिपिक्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर मेरे को कंस्ट्रक्टिव लिखना है तो मेरे को i को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर i क्या है, i मैक्स हो जाएगा, यानी कि जो ये डेल्टा वाली टर्म है ये मेरे को मिनिमाइज़ करनी है, विच मीन्स इट विल बी जीरो के साथ यहाँ पे ये लिख दूंगा मैं, और मैक्सिमम आ जाएगा ये। और जब मेरे को मिनिमम करना है तो यानी कि इट हैज़ टू बी मैक्सिमम, विच मीन्स साइन हैज़ टू बी 1, विच मीन्स डेल्टा विल बी हैव टू बी 2m+1 ओके इंटू में पाई। तो जो मिनिमम होगा वो होगा मेरा 1 प्लस आर का स्क्वायर। तो मेरे को आई मैक्स मिल गया, आई मिनिमम मिल गया इन केस ऑफ मल्टी बीम रिफ्लेक्टरीमेट्री। विजिबिलिटी मिल गई 2r डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी कितनी होगी, जो है मेरे को रिफ्लेक्टिविटी नहीं पूछा, मेरे को रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी पूछा है। आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस का आई टी, तो आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स इन माइनस में आई टी इज़ ट्रांसमिटेड, आई आर इज़ रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज ट्रांसमिटेड। हमने ट्रांसमिटेड निकाल लिया है और आई मैक्स मेरे पास है, तो जो रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई मैक्स एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। बिकॉज आई आर हम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, हम आई टी निकालेंगे, उससे आई आर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब शार्पनेस क्या होता है इसमें, शार्पनेस का मतलब होता है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आई मैक्स बाई 2 हो जाए, आई मैक्स बाई 2 हो जाएगा लेट से डेल्टा एस के ऊपर, दिस इज माई शार्पनेस। तो डेल्टा एस विल बी नथिंग बट 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट एफ, एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी वहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो शार्पनेस है वो मेरा डेल्टा एफ के ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा एफ जो है मेरा वो 1 बाई डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और द क्वालिटी फैक्टर वो इसके इक्विवेलेंट हो गया मेरा फाइनली, ठीक है। फेयर नाउ नेक्स्ट इज फैब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर। यहाँ पे अपन मल्टी बीम का कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट यहाँ पे 2 की बजाय मल्टी बीम है। लाइक वहाँ पे तो सिर्फ 2 बीम का ले रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी बीम जाएंगे यहाँ पे दुम 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 करके, और इनको कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करके कन्वर्ज कर देंगे एक जगह पे, ठीक है। तो इसका हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे डेल्टा जो है 2d कोस थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा कर देंगे। यहाँ पे मल्टी बीम इंटरफेरेंस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सर्कुलर फ्रिंजेस आएंगी, याद रखिए, ठीक है। सर्कुलर फ्रिंजेस आएंगी यहाँ पे 2n+1 लेमडा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव के लिए। मोड ऑफ एवरी पेरेट कैविटी एल्टन 2d इज इक्वल टू एन लेमडा, तो 2d इज इक्वल टू एन लेमडा की जगह पे तूने c बाई म्यू कर दिया, तो म्यू तेरा आ गया एन सी बाई 2 लेमडा 2d, और म्यू n+1 में n+1 c बाई 2d, तूने d म्यू निकाला विच इज़ द एक्सियल मोड। तो नंबर ऑफ मोड जब मैं लिखूंगा तो स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ इनपुट डिवाइड बाई एक्सियल मोड, स्पेक्ट्रल विड्थ में डेल्टा लेमडा होता है, और यहाँ पे मेरा डेल्टा वी हो गया, तो उससे जाएगा। अगर मैंने इनपुट ऐसा दिया 1 इंसिडेंट स्पेक्ट्रल लाइन इससे, तो मेरे को ये आउटपुट मिलेगा फाइन नैरो स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये बना के आ जाइए, और यही था इंटरफेरेंस, ख़त्म हो गया 43 मिनट्स के अंदर ही, ठीक है। कुछ नहीं बचा ना, ऑल डन, ठीक है।